गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुफ्त मशवरा दिया है कि हुकूमत की बात मानकर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करा लें तो फायदे में रह जाएंगे। अगर इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन होते हैं तो फायदा हुकूमत भी उठा सकती है। इससे मुतालिक हम अपने तज्जियाकारों की आरा शामिल करेंगे कि वो क्या कहते हैं। दूसरा मामला रेड जोन में विफाकी मुलाजिमीन और पुलिस के दरमियान तसादुम का, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई मगर डेडलॉक अब भी बरकरार है। हुकूमत मामले को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल करने में नाकाम क्यों है, इस पर आज बात करेंगे। और आखिर में बात होगी सेनेट इंतखाबात से जुड़े मुबैना वीडियो स्कैंडल की। हमेशा की तरह हमारे 5 तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर बेगचुगताई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कामरान यूसुफ, नसीम सिद्दीकी और जुनैरा अजहर भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि अगर ओपन बैलेट ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। कलर सईदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निज़ाम की सपोर्ट कर रही हैं। खुफिया रायशुमारी से हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो इसी पर हमारा पहला जो सेगमेंट है उसमें हम तबसरा जानना चाहेंगे कि हमारे तज्जियाकार क्या सोचते हैं इससे मुताल्लिक़। नासिर बेगचुगताई साहब, उसमें क्या तबसरा करना, प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कह दिया कि अगर ज़्यादा टीटी किया तो हम वोट ख़रीदेंगे और उनको सेनेटर बनाएंगे हम। ये पहले भी होता रहा है, पहले भी बिकते रहे लोग, पहले भी ख़रीदे जाते रहे। कोई ख़रीदार रहा है, कोई फ़रोख्त कुनंदा रहा है, किसी ने आंखें बंद कर ली हैं, किसी ने मुंह बंद कर लिया है और किसी का मुंह बंद करा दिया गया है। तो ये एक आम बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ूँ इस पूरी सूरत हाल पे तो अंदाज़ा होगा कि ये ज़िद्दी लोग हैं, उनसे वफा की उम्मीद वफा गुज़ीदा, मगर ये जफ़ा ख़रीदेंगे। हर एक चीज़ बराए फ़रोख्त यहाँ पर रखी है, तुम्हारे प्यार की हर इंतहा ख़रीदेंगे। तो ख़रीदारी तो हमारे रगो पैबे बसी हुई है। एक बहुत अच्छा इनका आया था कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए मामला तय करेंगे, लेकिन शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता तो शो ऑफ बैलेट से हो गया, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद जो अफरा तफरी मची, ऑर्डिनेंस, बिल, रेफरेंस, उसके बाद एक हंगामा, तो उस पर मुझे यूँ लगा कि जैसे गवर्नमेंट कन्फ्यूज़ हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान बेबसी की इंतहा है मेरा ख्याल है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत चाहेगी तो बहुत से वोट ख़रीद लेगी। हुकूमत के पास सब कुछ है, नैब भी है हुकूमत के पास, FIA भी है, सब कुछ है, तो वो वोट ख़रीदेगी और फिर सब घाटे में रहेंगे। तो बेहतर ये कि अब बांट लें, आधे आप ख़रीद लें, आधे वो ख़रीद लें। लेकिन मेरा ख़्याल है इस मसले को हल होना चाहिए, आराम से हल होना चाहिए, सुकून से हल होना चाहिए। सब साथ बैठें, सबका मोशन यही है, सबका मोटिव यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है जुनैरा, वज़ीर आज़म ने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर ओपन बैलेट से वोटिंग नहीं होती तो अपोजिशन वाले रोएंगे, लेकिन बेरब्त तरीके से सही उन्होंने दूसरी बात ये भी कर ली कि मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हैं, सबसे ज़्यादा माल उन्होंने बनाया है। इन 2 बातों को अगर लिंक करें तो क्या वाकई अपोजिशन नुकसान में रहेगी अगर ओपन बैलेट ना हुई तो? लुकिंग एट आवर हिस्ट्री, तो क्योंकि अब वीडियो भी सामने आई है, पहले भी हम लोग बहुत इस चीज़ पे बातचीत कर चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में जो कुछ होता है वो कोई इतना फेयर प्ले तो नहीं होता। अभी तो कोई उसमें कसर ही नहीं रह गई। लेकिन वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं उसमें 2 एंगल्स नज़र आते हैं। एक तो वो ये कहना चाह रहे हैं, शायद मेरा ख्याल है, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, कि जब आप गवर्नमेंट में बैठे होते हैं तो आपको कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती, लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन करते हैं। बट लुकिंग एट द हिस्ट्री, वो ये कह रहे हैं कि ख़रीदो फरोख्त जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा शायद फजलुर रहमान साहब शामिल हैं। ऑन दी अदर हैंड जो वीडियो में नज़र आए हैं वो PTI के अरकान नज़र आए हैं, पैसे लेने वालों में भी। अब मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को। उन्हें चाहिए इसकी ओपन इंक्वायरी करा लें, क्योंकि जब तक कुछ सामने नहीं आया था तब तक और बात थी। अब जब सामने आ गया तो इसकी एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल है वी वुड ऑल लाइक टू सी कि ये जो चेन ऑफ एलिमेंट्स है और सेटलमेंट्स है ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है
बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, इसकी लिनिएज है, इसकी हिस्ट्री है, इसकी बैकग्राउंड है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज शामिल हैं। तो इस वक्त इसको अगर वो समझते हैं कि ही रियली वांट्स टू सर्व द कंट्री, सर्व द डेमोक्रेसी, तो इसकी एक ओपन इंक्वायरी करवा लें ताकि मामला हल हो जाए। बाकी एक अच्छा काम जो होने जा रहा था, या शायद अभी भी हो जाए, आई डोंट नो क्या होता है अभी आगे, उसमें जिस तरीके से हमारी लीडरशिप एक्सपोज हुई है ना, कि आपस में मिलके बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुल्क के इंटरेस्ट में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक दूसरे की फिक्र है, अपनी गवर्नमेंट की फिक्र है, अपनी आने वाली हुकूमत की फिक्र है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अपर हाउस जो कि आपके लिए बड़ा सैंक्टिटी का मालिक होता है, अपर हाउस में ये कुछ हो रहा है तो इट्स शेमफुल। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का और फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि जब इतनी सख्त हालात ख़राब होते हैं और इतनी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अभी तो वीडियो के बाद तो कोई मेरे ख्याल में बात रह ही नहीं गई है, लेकिन नहायत अफसोस की बात है कि पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बाद बिजनेस इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट के लिए अपोजिशन हैड मेक अ पॉइंट ऑफ व्यू कि गवर्नमेंट की हर बात को निगेट करना है। अगर आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद अपने साथ कहा है जी ये ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, और आज हुकूमत खुद कह रही है, इसमें कम से कम ये जो हॉर्स ट्रेडिंग अभी स्टार्ट हो गई है, आज भी उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में 40 से 70 करोड़ रुपया एक ये सेनेटर को लग रहा है, खर्च हो रहा है। मीन्स व्हेन ही स्पेंड दिस मनी ही विल ट्राई टू अर्न इट, एंड व्हेन ही ट्राई टू अर्न इट मीन्स ही इज गोइंग टू डू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स एंड नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट किधर है, पाकिस्तान के मफादात किधर हैं? इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी की है कि उनकी चीखें निकलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं पॉलिटिशियन को कंट्रोल करने के, एंड आई थिंक एवरीबडी वो माशाल्लाह सारे ये एक्सपर्ट्स हैं जो अंडरस्टैंड व्हाट आर टूल्स। नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसके वक्त पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान जितना इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जितना इस पार्लियामेंट को और पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वी कैनॉट इमेजिन। अपने पर्सनल इंटरेस्ट में वो जिस तरीके से नैब को कह रहे हैं कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो ढील छोड़ देंगे, लेकिन कभी ऐसा टाइट करेंगे देन यू विल रियलाइज। आई थिंक इसके लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक केस गया हुआ है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फोर्थकमिंग इलेक्शंस, सेनेट के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना चाहिए कि वट एवर आर द रूल्स, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आइंदा को इसको ख़त्म करने के लिए उनको ये ज़रूर डिसीजन करना चाहिए। ना एक्सपेक्ट कि वो डिसीजन करेंगे कि ये ओपन बैलेट होना चाहिए। पार्टी लीडर को इख्तियार होना चाहिए कि वो जिस वक्त चाहे जिसका मर्जी वोट चेक कर सके कि इसने किसको वोट दिया। ठीक है कामरान यूसुफ साहब, सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं, ये कहा वज़ीर आज़म ने। क्या उन्होंने ये निशानदही की है कि अपोजिशन में भी काली भेड़ें मौजूद हैं? देखिए, काली भेड़ें तो दोनों अतराफ मौजूद हैं, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म के इस बयान को अगर मान लिया जाए तो मेरे ख्याल में फिर उन्हें ओपन जो बैलेट है वो फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का तो हमेशा से ये रहा है कि अपोजिशन को रुलाना है, तो अपोजिशन को रोने दें फिर। और अपोजिशन को रुलाते रुलाते 2.5 साल, आई एम सॉरी टू से, अवाम को भी इन्होंने रुला दिया जो इनकी पॉलिसीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में इतना सादा नहीं है। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को जो अपनी जमात के अंदर उनके गंदे अंडे हैं उनसे ख़तरा है। बिल्कुल असूली तौर पर उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमात अगर अपोजिशन उसे अपोज कर रही है तो वो किसी असूल की बुनियाद पे कर रही है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो किसी असूल की बुनियाद पे कर रही है। नहीं, अपने ज़ाती मफाद देख रहे हैं, उसके अंदर कंट्रडिक्शन अब आप देखें। आप सेनेटर्स के इलेक्शंस तो ओपन बैलेट करवाने के हक में हैं, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो आप खुफिया राय शुमारी से ही करवाना चाहते हैं। वो क्यों करवाना चाहती है गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट अगर तमाम जो उनकी एक्सपेक्टेशन है सीटें जीत भी जाती है, शायद 28 सीटें बनेंगी, तो उनका चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकता। तो चेयरमैन सेनेट अगर खुफिया राय शुमारी से होगा तो फिर खरीदे जाएंगे वोट, जिस तरह तरीके अदम एतमाद नाकाम हुई थी। तो अगर हुकूमत इतनी ट्रांसपेरेंट है तो फिर उनको चाहिए कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो भी ओपन बैलेट से कराएं, क्योंकि अब जब वो ओपन बैलेट से कराएंगे तो फिर आपका चेयरमैन सेनेट नहीं बनेगा। तो असल में ना गवर्नमेंट ना ऑपोजिशन ये दोनों असूल की सियासत नहीं कर रहे, सिर्फ अपने जाती मफादात देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है नसीम साहब, अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि काली भेड़ों का सदका तो जायज़ है, तो फिर क्या करें, जाने दें जो जिधर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सलमा। आप ये देखें कि बात ये है कि जो इस तरह सब लोग कह रहे हैं कि ये एक कॉज तो बहुत अच्छी है,
प्राइम मिनिस्टर का एक अच्छा जेस्चर है। जैसे उन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स का जब जिक्र किया था तो लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था और अजीब बातें की थी, लेकिन अब आप दुनिया में देखें कि न्यूट्रल अंपायरिंग है और उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। तो ये एक कॉज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन समझ नहीं आती। जब आप एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए तो आपको सदारती ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है? आप अपना मजाक आप खुद उड़वाते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन को अगर ले लें, अपोजिशन ने भी पहले, पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, नून लीग ने भी, लेकिन जब यही बात पीटीआई के ऐवानों से आई है तो आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। भाई क्यों मुखालफत कर रहे हैं? जिस तरह पीटीआई अपने 17 मेंबर्स को सामने लाई और उनको निकाल दिया, आपने जो चेयरमैन के इलेक्शन में आपके 10-12 वोट इधर उधर हुए थे, आपने उस वक्त तो काम तहकीक करेंगे। आप तो एक नुकसान उठा चुके हैं। उसके बाद अगर ये बात आ रही थी तो आप कुछ बड़ेपन का मुजाहरा करते, आप इसको असेंबली में खुद उसको लेके आते अपना ये ओपन बैलेटिंग वाला मामला और उसको पास करवाते, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वहाँ पे मामला जाता या सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता। तो इनके सब के मसाइल अपने अपने हैं। ये ख़रीदो फरोख्त सब लोग करना चाहते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की है उसमें दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपने देखा कि नून लीग के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग अपनी पार्टी से खुश नहीं है, तो उनके हुकूमत से राब्ते हैं, पंजाब में भी राब्ते हैं, वफाक में भी राब्ते हैं, और हुकूमत वक्त से बेनिफिट लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो बाद में अगर अपोजिशन रोए कि धांधली हो गई या हमारे वोट खरीद लिए गए, तो उससे बेहतर है कि भाई आप जो इस वक्त गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप ओपन बैलेटिंग करवा लें, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छी नीयत है प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की, तो आपको उसमें मिलकर साथ चलना चाहिए। और बहरहाल अक्सरियत में होने की वजह से गवर्नमेंट बेंचेस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हाउस इन ऑर्डर रखे और कंसेंसस क्रिएट करे। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने इस मामले पर अपनी राय का इजहार किया। इसके साथ ही नाजरीन, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर बात होगी इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजिमीन के एहतजाज की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न होने पर मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। आज मुलाजिमीन की पुलिस से झड़प भी हुई है, जिसके बाद मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर हुकूमत और मुलाजिमीन के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे। तो हमारा सवाल अपने तज्जियाकारों से ये है कि हुकूमत मामलात को मुज़ाकरात से हल करने में नाकाम क्यों नजर आती है? ब्रिगेडियर साहब। देखें, एक गवर्नमेंट के पास जो टूल्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दे हैव द इनिशिएटिव कि आप अपनी अच्छी निगोशिएटिंग टीम बनाएं और वो मुज़ाकरात करें। और आई वाज वेरी हैप्पी कि इसमें शेख रशीद थे और परवेज़ खटक साहब थे, जो दे आई थिंक दे मोर रीजनेबल एंड दे अंडरस्टैंड हाउ टू निगोशिएट। बट गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुजाहरा किया है, उन्होंने 1 से 16 तक का उन्होंने कह दी जी हम 25% आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी रीजनेबल सीइंग द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। या आप चलो गवर्नमेंट और बात 5% पे कर लेती, लेकिन साथ ये ऐड कर लेना कि जी अब 17 से 22 ग्रेड तक के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, मीन्स समबडी इज़ इंस्टिगेटिंग दैम। एंड आई थिंक अगर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमीन में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पोलिटिसाइज्ड हैं, दे आर लेबल्ड विद PMLN और पीपल्स पार्टी और डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, हो सकता है कि उन्होंने भी इनको इंस्टिगेट किया और दिस राइट टाइम दे फील कि एक तरफ ये हालात करें, उसके बाद 26 मार्च का हमने डेडलाइन दी हुई है लॉन्ग मार्च की। तो गवर्नमेंट को किसी मौके पे भी आप अपने रोज़ाना के जो काम है वो ना करने दें, ना इकनॉमिक तरक्की करने दें, ना आपको कोविड की प्रॉब्लम वो करने दें, और उसके बाद ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम डाली जाएँ। आई थिंक वसी तर मुल्की मफादात में कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। इस और जिस तरीके से मुजाहरे किए गए, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल मुलाजमीन है, वो अगर वहाँ जाके डी चौक पे उसको मूव करते हैं सेक्रेटेरिएट की तरफ, इट इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल। ऐसे नहीं होना चाहिए। आई फील कि इसमें जो रिंग लीडर्स हैं दे मस्ट हैव बीन पिक्ड अप का मतलब है कि उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि कहीं ना कहीं इसको एंड होना चाहिए। एवरीवेयर वी सीइंग, कभी कोई हड़ताल कर रहा है, कोई हड़ताल कर उसके बाद दे आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। ये बिकॉज ऑफ ये अपोजिशन की वजह से जो हालात उन्होंने किए हैं, इन्होंने सबको इनकरेज किया है और ये आर क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर फेडरल गवर्नमेंट और उनको चलने नहीं दिया जा रहा। एवरीबॉडी इज गैंग्ड अप, गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक ओवर इट कि इसको क्या करना है। कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप करने की ज़रूरत है
नेगोशिएशन मस्ट बी हेल्ड, करनी चाहिए, अभी भी करें। साथ ही साथ जो रिंग लीडर हैं दे मस्ट बी पिन पॉइंटेड, और ताकि उनको भी सजा दी जाए ताकि कहीं इसको हम फुल स्टॉप लगा सकें। ठीक है नासिर भाई सुखताई साहब, जिस तरह अदालत ने वकला के जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला था उस मामले में रिमार्क्स दिए कि इन्होंने रास्ता दिखाया है बाकी लोगों के कि आप भी इस तरह करें, तो ये जो तर्ज अमल है इस तरह से सड़कें बंद कर देना, सड़कों पर आकर एहतजाज करना, पुलिस के साथ हाथापाई, कानून हाथ में ले लेना, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये अर्ज करूँ कि सड़कों की बंदिश का सख्त खिलाफ हूँ मैं। मेरी कंपेन यही चल रही है गुज़िश्ता 6 महीने से कि हमारी जो मेन शाहराहें हैं उनको बंद ना किया जाए। आप कहीं जलसा जुलूस और कर लें, किसी ग्राउंड में कर लें, लेकिन अगर आप हर्ट करते हैं आम सिटीज़न को, मैं गवर्नमेंट की फिक्र नहीं करता, वो चले ना चले, वो नहीं, गवर्नमेंट तो चलती नहीं, चल भी नहीं रही है, तो आम सिटीज़न अगर हर्ट होता है तो मेरे लिए बड़े ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे शहर के लोग, इस्लामाबाद के लोग, लाहौर के लोग अपने घरों को नहीं पहुंच पाते, अपनी मुलाजमतों को नहीं पहुंच पाते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बिल्कुल कुचल दें सबको, सबको मार दें, सबको हलाक कर दें, कत्ल कर दें, गिरफ्तार कर दें, रिट कायम कर दें हुकूमत की। अब रिट होती क्या है हुकूमत की? हुकूमत की रिट ये होती है कि वो आवाम को सहूलतें फराहम करे। कितने बजट गुजर गए इस हुकूमत के कि तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, कितनी महंगाई बढ़ गई, कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई, कभी किसी ने इसका एहसास किया? नहीं किया। कोई भूखा अगर रोड पे आ रहा है, किसी के घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जी इसको पकड़ लो, उठा लो। अच्छा हुआ क्या है? हुआ ये कि कल भी परसों भी मुज़ाकरात हुए और ये तय पाया कि सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, फिर दोबारा बातचीत हुई, फिर डिप्टी कमिश्नर गया बात करने के लिए, उसकी बातचीत चल रही थी कि फिर टीयर गैसिंग हो गई। ये कौन करा रहा था? ये वो करा रहे थे जो हुकूमत की रिट कायम करना चाहते हैं या हुकूमत की रिट को मफलूज करना चाहते हैं। दूसरी बात वकील वाले जो आपने कही, मैं कल भी करना चाह रहा था, आप प्रोग्राम ही गायब हो गया, बिलावल भुट्टो साहब आ गए, कि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये जो कुछ भी हुआ है ये उस मुकाम पर हुआ है जहाँ से इंसाफ मिलता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ है जो बहुत ज़्यादा कैंडिड है अपने फैसलों में, और जिन लोगों ने किया है वो उनके लीडर खुद रो रहे हैं, वो खुद शर्मिंदा हैं। आज जो पेशी हुई उनकी, वो कह रहे हैं हम तो आने के काबिल भी नहीं हैं अदालत के सामने। तो मेरा ख़्याल है अब इस बार माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इनको तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इन पर जो मुकदमात कायम हुए हैं वो चलने चाहिए, और बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज उन्होंने कहा है कि ये मामला ख़त्म जब ही होगा जब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो इजाफे का कह रहे हैं तनख्वाहों में, उसको नोटिफाई कर दें यार, आप भले फेडरल गवर्नमेंट के लिए कर दें, एक बार नोटिफाई तो कर दें, हौसला तो करें। क्यों लार लप्पे में लोगों को रखा हुआ है? कोई नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाए तो मामलात शायद सुलझ जाएं और वकला के मामले में भी कोई एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। आपने कहा जुनैरा अभी ठंडे हो जाएंगे। ठीक है जुनैरा, एक जानिब ये एहतजाज जारी है, दूसरी जानिब लेडी हेल्थ वर्कर्स भी कहती हैं कि वो भी इस्लामाबाद आकर एहतजाज करेंगे, उनको भी पेंशन चाहिए, मराहत चाहिए। तो अगर तमाम मुल्क से लोग यहाँ पर आकर बैठ जाएं, इस्लामाबाद की सड़कें बंद कर दें, तो मामलात ज़िंदगी कैसे चलेंगे? कि ये रास्ता दिखाया किसने है लोगों को कि हर चीज़ सिर्फ धौंस से हल होती है, हर चीज़ सिर्फ धमकी से, रास्ते ब्लॉक करने से, धरनों से हल होती है। हमारी लीडरशिप ने सिखाया है। तो अगर लीडरशिप ये सिखा रही है तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। सेकेंडली आई टोटली एग्री विद ब्रिगेडियर हारिस के नेगोशिएशन टीम के साथ चीज़ें अग्री हो गई थी, परसेंटेज भी डन हो गई थी कि कितनी अनाउंस होगी। उसके बाद जो बाजवा साहब हैं जो लीड कर रहे थे इन नेगोशिएशंस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की साइड से, उन्होंने कहा आप ड्राफ्ट बना के हमारे पास लेके आएँ। उन्होंने कहा हम ड्राफ्ट बना के आपके पास ले आएंगे, दिखा देंगे आपको, और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा ओके फिर आप प्रोविंसेस के लिए भी एक बना के लेके आएँ। अब बात यह है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है, उसके बाद फिर खुद ही फॉलो कर लेंगे प्रोविंसेस उसको, व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट। बट वो नेगोशिएशन बिल्कुल लॉजिकल एंड तक, कंक्लूजन तक
पहुंच के जिस तरह बैक ट्रैक हुए हैं, उससे सेंस तो यही आती है कि somebody is playing politics out of that. अब अगर लेडी हेल्थ वर्कर्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, आई कैन अश्योर यू मसला किसी का हल नहीं होगा, लेकिन केओस ज़रूर फैलेगा। खुदा न खास्ता गोली चल गई, कोई ज़ख्मी हो गया तो वो एक नुकसान अलहदा हो जाएगा। तो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक एवरी सिंगल थिंग इन पाकिस्तान इज़ बीइंग पोलिटिसाइज्ड। हर चीज़ पोलिटिसाइज हो रही है, उसको यूज़ किया जा रहा है प्रोवोक करने के लिए मैनेजमेंट को, प्रोवोक करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि कोई झगड़ा हो। और आपको पता है झगड़े होते हैं और कैजुअल्टीज़ होती हैं तो उसका फ़ायदा किसी ना किसी को तो होता है। तो ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है और मेरे ख्याल है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कौन कर रहा है। और आखिर आई बिलीव इन रिट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई करता है या नहीं करता मैं समझती हूँ। आई हैव सीन द वर्ल्ड, दुनिया में एहतजाज होते हैं, गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी से 1 इंच नहीं हिलती। ये सिर्फ हमारे मुल्क में रवाज है कि आप आके बैठ जाएं और आप कहें आप अपनी पॉलिसी वापस ले लें या चेंज कर लें तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो वी नीड टू रीथिंक कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है नसीम साहब, शेख रशीद साहब ने आज कहा कि 3,73,000 लोगों की जो तनख्वाह है वो हम औसतन 40% तक बढ़ाने को तैयार हैं। तो अगर इतनी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपको नहीं लगता कि मामलात को सेटल हो जाना चाहिए? सलमा, बात बिल्कुल ठीक है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, वहाँ पे उन्होंने यही ऐलान किया। लेकिन ये जो मामलात को ख़राब किया जा रहा है ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डी चौक और जो रेड जोन एरिया है, अगर आपको किसी अपने काम के लिए भी कोई पत्थर ढूंढना पड़ जाए ना तो आपको कोई पत्थर वहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन मैंने आज देखा, क्योंकि मैं वहाँ सारे जो है अपना जो वहाँ पे हो रहा था उसको कवर कर रहा था, तो वहाँ तो इतने बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, मैंने तो ये नाम दिया था कि शॉर्ट रेंज पत्थर और लॉन्ग रेंज पत्थर लोग लेके आए हुए थे। तो कहाँ से लेके आए हुए थे, किस तरह आए, क्या उनका मामला थे, उन्होंने किस तरह करना था। जैसे भी बात की जुनैरा ने, बाहर के मुल्कों में जब इस किस्म के मुजाहरे होते हैं, मैंने देखा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जब मुजाहरा हो रहा होता था तो आपको फुटपाथ खाली छोड़ना पड़ता है ताकि आने जाने वाले फुटपाथ से भी गुजर सके। एक लाइन के पीछे रह के आपको अपने जो भी मुतालबात हैं उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे ये पत्थर आ गए, आप उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तमाम मुज़ाकरात को पहले आपके 16 ग्रेड तक मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए, फिर आप 17 से 22 को लेके आ गए, फिर उसमें सूबाई भी एंटर हो गए, जबकि उनका कोई भी ताल्लुक नहीं। आप जाएं अपनी सूबाई हुकूमतों से जाके मुतालबात करें, वो भी आप डी चौक पे आके या रेड जोन में आके इस तरह के मामलात ख़राब करना चाह रहे हैं, जहाँ पे फॉरेन ऑफिस भी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है। तो ये पाकिस्तान का एक तो इमेज बाहर के मुल्कों में क्या जाएगा कि इतना अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बिल्कुल बाय डिज़ाइन हो रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हो रहा है और अपोजिशन इससे अपने मफादात लेनी चाहती है। और आप देखें कि कोविड के बाद जो हालात है, हर किसी को कुर्बानियां देनी चाहिए, जो मईशत का पहिया उसको चलते रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह NBC ने बिल्कुल सही कहा कि आप शराएं बंद ना करें, मईशत का पहिया चलता रहे, आप अपना एहतजाज पढ़े लिखे लोगों की तरह करें। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं अपनाई जा रही इस वक्त। ठीक है कामरान साहब, अभी एक टर्म यूज़ की नसीम सिद्दीकी साहब ने कि जो कुछ हो रहा है बाय डिज़ाइन हो रहा है। बाय डिज़ाइन वो लोग कर रहे हैं जो खुद हुकूमती मुलाजिम होने के बावजूद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, उन्होंने पत्थरों का जिक्र किया। अगर आपको एहतसाब अदालत का वाक़या याद हो, जब मरियम नवाज़ को भी कुछ चोट लगी थी, वहाँ पर भी पथराव किया गया। ऐसी जगहों पर पत्थर लाने के लिए ये लोग चोर रास्ते जब ढूंढते हैं, कौन फैसिलिटेट करता है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा फिर इस मामले को? देखें, इसका जो एविडेंस आएगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में आप एक चीज़ को ना भूलें, ये रिफ्लेक्ट करता है कि माशरे में जो अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। देखिए, वसाइल आपके पास है नहीं, मईशत का कोई आपकी डायरेक्शन है नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब उस तरफ जा रही हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। तो ये जो उनके मुलाजमीन के जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं, आप उनको भी मत भूलें, क्योंकि एक ही सरकार के मुलाजिम होते हुए अगर उनका पे स्ट्रक्चर देखें, अगर आप किसी खास डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी तनख्वाह कई गुना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी सरकारी विफाक के मुलाजिम हैं लेकिन आपकी तनख्वाह इतनी कम है, कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं। दूसरी ये बात कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आज आप ये समझ रहे हैं कि ये बाय डिज़ाइन है, तो पिछले 10-15 साल में क्या होता रहा है? ताहिरुल कादरी साहब का मार्च आप भूल गए हैं, इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना, वो रेड जोन में फॉरेन ऑफिस भी वहीं था, पार्लियामेंट भी वहीं था, जो चीन के सदर है उनका दौरा मनसूख होना पड़ा, उस वक्त पाकिस्तान के इमेज को कुछ नहीं हुआ। फिर फैज़ाबाद का धरना हम भूल गए, रेट ऑफ द स्टेट आपकी चैलेंज हुई, फिर हमें पता है कि किसने सपोर्ट नहीं किया उस वक्त की गवर्नमेंट को। तो ये बातें मत भूलें। मेरे ख्याल में जब अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, मेरे ख्याल में एक मकफ़ात अमल भी है।
लीडरशिप ने जिन्होंने दिखाया था रास्ता, अब वही शायद वो चीज़ उनको आन पड़ी है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं आप, ठीक है शेख रशीद साहब हैं या बाकी जो लोग उसमें हैं, मेरे ख्याल में ये इतने पावरफुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टैंप करना है, जो अथॉरिटी है, वो तो करना है वज़ीर ख़जाना साहब ने, ठीक है जी, हफीज़ शेख साहब ने, और वो मानते नहीं हैं। और उसकी वजह क्या है कि लास्ट ईयर भी, फाइनेंशियल ईयर में आपकी जब मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो ये IMF की कंडीशन थी कि आपका रेवेन्यू तो इतना है नहीं, तो आप अपने अखराजात को कम करें, तो आपने तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। तो इसका हल क्या है? हल सिर्फ ये है, जब तक आपकी मैशत पटरी पर नहीं आती, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। और ये अपने आप को हम तसल्लियां देते रहें कि ये बाय डिज़ाइन है या कुछ और है या कोई मोटिवेटेड है। जाहिर है कि इसके अंदर सियासत इन्वॉल्व होती है, ऑपोजिशन जो होती है ऑफ द डे वो एडवांटेज लेती है। अगर इमरान खान साहब होते तो वो क्या एडवांटेज ना लेते? तो गवर्नमेंट का यहाँ पर ये काम है कि मेरे ख्याल में सियासी बसीरत से काम ले, ये शेलिंग के ज़रिए, इस तरीके से तशद्दुद के ज़रिए मामलात को करने के बजाय मुज़ाकरात यकीनन वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, सिविल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। 2.5 सालों में इस गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, और इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक रिवाइव नहीं होगी, मसाइल आपके हल नहीं। और आपने सियासी बसीरत का जिक्र किया, जो कि मेरा ख्याल है शेख रशीद के पास सबसे ज़्यादा होगी, वो अच्छा तजुर्बा रखते हैं सियासत में। जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये आर्गुमेंट कि क्योंकि फलां ने ऐसे किया था तो अब भी ऐसे ही हो रहा है, तो क्यों आपको इतराज़ हो रहा है, ये बहुत बोगस आर्गुमेंट है। कोई भी काम माजी में अगर इमरान खान ने भी किया है और वो गलत था, वो आज भी गलत है। अगर वो नवाज शरीफ ने किया था, जरदारी साहब ने किया था, तो वो गलत था, वो आज भी गलत है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एक हमारा पाकिस्तानी चैनल जिसके साथ बहुत ह्यूमिलिएटिंग सलूक किया गया था, उनकी वालदा तक को थाने में घसीटा गया, उस वक्त कोई नहीं बोला, कोई इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान का आगे नहीं आया। और वो फैमिली जिस तरह डैमेज हुई है, मैंने वो पर्सनली देखा है। जिस तरह कई लोग बेरोजगार हुए और आज तक बैठे हुए हैं, वो मैंने देखा है। तो हम ये जो सिलेक्टिव जस्टिस इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हैं ना, ये बहुत डैमेजिंग है। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। एग्जैक्टली, सेलेक्टिव ही तो नहीं कर रहे, मैं कह रहा अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना चाहिए कि अगर आज का जो एहतजाज हो रहा है वो गलत है, तो 2014 का भी गलत था, और वो भी पता है कि लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रेटेड था। बात आज की हो रही है, आई थिंक वी शुड टॉक टुडे। नहीं, वो प्रेसिडेंट सेट हुआ ना, आज की बात हो रही है जब आप गवर्नमेंट वीक होती है ना, पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स वीक होती है ना, अगर उस वक्त इस तरह के एहतजाज ना होते तो शायद चीजें इतनी खराब ना होती। मैं समझता हूं कि हमें यहाँ बैठकर स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, किसी को बोगस नहीं कहना चाहिए, किसी की दलील को बोगस नहीं कहना चाहिए। हमारी अपनी अपनी एक जहानत है, जहालत है, जो कुछ भी है वो हम आके यहाँ रख देते हैं, बता देते हैं। हमें अगर बोगस आप कहेंगे तो कोई आपको बोगस कह देगा, कोई आपको चीट कह देगा, तो फिर आपको बुरा लगेगा। दूसरी बात यह है कि आज के दिन जितने आंसू गैस के शेल फायर हुए हैं वो 126 दिन में नहीं हुए डी चौक पर। इसलिए तकाबुल होता है ना, तकाबुल इसलिए होता है कि उन 126 दिन में इतने टीयर गैसिंग नहीं हुई जितनी आज हुई है। ठीक, और कोई रोकने वाला नहीं है उसको, कोई गवर्नमेंट की रेट नहीं है इस वक्त। ठीक है, आपका ये कहना है गवर्नमेंट की रेट इस वक्त नहीं है, सबने अपनी राय का इजहार किया और सबका अपना अपना तज्जिया है, सबकी ज़ाती राय है, और बिल्कुल का हुस्न यही है कि सब लोग आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकें। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर बात होगी एक और अहम मामले की जो सेनेट इलेक्शन से जुड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इलेक्शन 2018 में अरकान असेंबली की मुबैना खरीदो फरोख्त का मामला हर तरफ छाया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली वीडियो के बाद मुसलसल यही मामला ज़ेर बहस है। इसी वीडियो में पैसे लेते हुए नजर आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हम अपने तज्जियाकारों से ये जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। कामरान यूसुफ साहब। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई मेरे ख्याल में इतना इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको याद पड़े तो शायद इमरान खान साहब ने इवन जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं भी थे तो एक जलसे में उन्होंने ऐसी किसी वीडियो का जिक्र किया था जब 2018 के ये सेनेट के इलेक्शंस हुए। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी है कि इतना टाइम क्यों लगा, 3 साल लग गए इस वीडियो को मंजर आम के आने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो PTI के
जिन लोगों ने मुबैना तौर पर पैसे लिए थे उनको पार्टी रुकनीत से ख़त्म भी कर दिया गया था। और मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से एक्शन नहीं भी लेता तो इसके जो लीगल मैं व्यू सुन रहा था 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी एक रेफरेंस बना के भेज सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कि ये तहकीक होनी चाहिए, ना सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैसे लेकर के अपना वोट बेचा, बल्कि उन लोगों के खिलाफ जिनकी बुनियाद पर वो लोग सेनेटर मुंतखब हुए, क्योंकि उनकी रुकनीत फिर कलअदम करार दी जा सकती है। और इस सिलसिले में हुकूमत बराह रास्त भी जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकती है। और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, क्योंकि जब से ये वीडियो मंजर आम पर आई है इसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ जो जिन पर इल्ज़ाम है वो ये कहते हैं कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, 2 क्लिप्स को मिला करके वीडियो बनाई गई है। एक साहब ने तो ये भी कहा कि हो सकता है कि ये नोटों की जो गठियां नहीं है बल्कि वो बुक्स पड़ी हुई हैं, तो इनका फोरेंसिक ऑडिट होना लाजमी है। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्पीकर का ऑफिस है केपी के असेंबली का, वहां पर ये पैसे दिए गए हैं। असद कैसर साहब का भी नाम आ रहा है, परवेज खटक साहब का भी उसमें नाम आ रहा है, लेकिन तो यकीनन बिल्कुल, लेकिन डिनाई तो जिन लोगों ने पैसे लिए हैं बज़ाहिर वो भी डिनाई कर रहे हैं। तो इसकी तहकीकात होंगी ना, इस वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट होगा, लेकिन इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि कुछ किरदार आपको सामने नजर आ रहे हैं और कुछ किरदार जो है पसे पर्दा भी होंगे, बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए। और हुकूमत को खुद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और एक रेफरेंस दायर करना चाहिए इन लोगों के। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 में ये लिखा हुआ है कि जो भी रिश्वत के जरिए इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है वो कौमी मुजरिम है, उसको नाअहल करार देने के साथ 3 साल की सजा भी हो सकती है। इस मामले में आपको ऐसा कुछ होता दिखाई देता है? अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन होना चाहिए, हम तो ये कह सकते हैं। और इसके साथ साथ फौजदारी मुकदमा बनना चाहिए, और उनको भी जो ख़रीदे गए और उनको भी जो ख़रीदार थे और उनको भी जो उनके वोटों से आगे बढ़े, मैं ज़्यादा इशारा नहीं करूँगा, जो हाल में जीते 14-15 वोटों से सेनेट के अंदर, वो उनको भी पकड़ना चाहिए कि तुमने ये वोट कहाँ से लिए। और सबके असासे भी चेक करने चाहिए, इनके असासे भी जब्त होने, एक नया लॉ लेकर आइए आप कि इनके असासे भी जब्त करें और इनको आने वाली पॉलिटिक्स में इनके तमाम रास्ते बंद कर दें कि सियासत में ये आ ही नहीं पाए वापस, ना लोकल बॉडीज़ में, ना सूबाई असम्बली में, ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट में। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर कहते रहे मेरे पास है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम वोट गिन रहे थे, और अब आज कह रहे हैं मैंने तो कल देखा था रात को। तो चले मान लेते हैं मासूम आदमी बेचारे बात करके मुकर जाते हैं, या मुकरना तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, तरदीद कर लेते हैं कि मैंने नहीं देखा था। लेकिन उनके पास 2018 में ख़बर थी है कि ये बिके हैं, और फोरेंसिक होनी चाहिए इसकी कि ये कहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक किताबों का ताल्लुक़ है, जो कहा अभी वो कल मैंने भी सुन रहा था, तो फिर मैंने इतनी मोटी किताब तलाश करने की कोशिश की, तो कसूर साहब की एक किताब मिली मुझे पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के बारे में, जो उतनी मोटी लगती है मुझे। तो शायद वो 1-1 करोड़ का एक लिफाफा होगा। यार हम भी अगर MP होते क्या मज़े आए थे, कामरान यूसुफ, हमारे में दिल दूर हो जाते। आपने तो हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, बहुत सख्त कार्रवाई 3 तरफ से, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट और फौजदारी। ठीक है ज़ुनैरा, क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा इस मामले पर? I really don't know, because यहाँ कौन सा महकमा एक्शन लेता है और कौन से महकमे की यहाँ पे रिट इस्टेब्लिश्ड है। सिर्फ मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये तो एक वीडियो आई है ना सामने, ठीक है, उसका भी एनालिसिस करा लें, लेकिन मुझे बहुत यकीन है कि ये सच्ची होगी वीडियो, इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोज वीडियोज़ जो आज तक सामने ही नहीं आई हैं? ये तो कब से हो रहा है ना, ये मैल प्रैक्टिस तो कब से हमारे पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर सारे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे इसलिए आके बैठते हैं कि हमने पैसे कमाने हैं, तो फिर तो बड़ा इजी हो गया ये समझना कि पाकिस्तान आज इस हाल को क्यों पहुंचा है। तो बिगर पिक्चर पे डिबेट होनी चाहिए कि क्या ऐसे ही चलते रहना है, या कोई फुल प्रूफ इंतजामात आपने करें कि लोग ना पैसे बनाएं ना लोग पैसे बांटें। ये तो अब लेगेसीज बन चुकी हैं, 3 से 4 लिनेजेस चल रही हैं ऐसी जिनका काम ही यही है। तो इट्स अ बिगर क्वेश्चन। अगर मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ, मॉरली उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जो थे मौजूद उस वीडियो में। मैं तो उन्हें भी सलाम करती हूँ कि शुक्र है किसी को तो शर्म आई इस मुल्क में। सही। ब्रिगेडियर साहब देखें, इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स
दोनों सब लोगों को ये सूट करता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म ना हो, धांधली का चांस रहे और वो इसी तरीके से अवाम के गलत नुमाइंदे चुने जाएं और वो आके फिर ये हाल करें। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2018 में जब 20 MPA PTI ने निकाले थे उसी वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए था। एंड दैट इज़ हाउ यू बिकम इफेक्टिव इलेक्शन कमीशन। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इलेक्शन कमीशन भी आपकी अपोजिशन गवर्नमेंट की मर्जी से आए और कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हों तो फिर ये इश्यूज़ आते हैं। आई थिंक कल जिस तरह ये वीडियो आई है, कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, इसकी इंक्वायरी स्टार्ट होनी चाहिए और इमीडिएटली स्टार्ट होनी चाहिए। जो 2 MPA जो सेनेटर 2 सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने पैसा लिया है, जिन्होंने पैसा ख़रीदा है, सब लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो, मेक एन एग्जाम्पल, ताकि आइंदा के लिए एटलीस्ट ये ट्रेंड ख़त्म हो। और इसीलिए हम ये बात करें इस वीडियो के बाद। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेट पे हों, लोगों को पता चले कि कौन ब्लैक शीप्स हैं, कौन पार्टी के मंशूर से गलत जाते हैं, ताकि आइंदा के लिए हमेशा के लिए सिलसिला ख़त्म हो जाए। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। सलमा, आप देखें कि ये बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान। मैंने दुनिया देखी है, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन यहाँ पे अजब कहानी है। मतलब लाहौर में वकला एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर देते हैं, मरीज़ों के नाक से ऑक्सीजन उतार ली जाती है, एक्शन कुछ नहीं, एंड में सुलह हो जाती है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 3 घंटे यरगमाल बना के रखते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। श्रीनगर हाईवे के ऊपर अमीर लोग जो है वो 4 नौजवानों को कुचल देते हैं, लेकिन क्योंकि कशमाला तारिक और वकास खान बहुत जो है वो असर रसूख वाले हैं, वो मामला दब जाता है। तो इस मुल्क में जो बड़े से बड़ा मामला है वो दब जाता है। आप देखें कि जैतून का तेल और ममनुआ जो मशरूबात हैं वो चीफ जस्टिस साहब खुद जाके पकड़ते हैं एक जगह, लेकिन बाद में उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आती है कि शहद था या जैतून का तेल था। अभी जिस तरह ये वीडियो निकली है, कितना घिनौना काम है कि रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोस्त की हैं, कुरान में फरमाया गया ये। लेकिन कुछ दिनों बाद ये बात भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलता और यही हमारी बर्बादी की जो मेन रीज़न है वो यही है कि बड़े से बड़ी बात हो जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दब जाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था, सो मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए था, गवर्नमेंट कार्रवाई करे, सेनेट करे, सब लोग वीडियो में जो सामने आया उसका फॉरेंसिक होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। सो नसीम साहब, वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।